स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर स्वाति झवर एंड यू आर वाचिंग प्लस एजुकेशन। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 12 की बीएसटी सीरीज, जिसके चैप्टर 1 के कई वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। देखते हैं हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। तो हमने कवर किया है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट जिसमें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है, देन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, देन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद नेचर, फिर इंपॉर्टेंस और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन से बनते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट करना, दैट मीन्स डिफरेंट एक्टिविटी जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती है, उन सब के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेवल्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से या ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, तो कोई भी मैनेजमेंट गोल अचीव नहीं कर पाएगा। इसको हम समझते हैं थियो हाइमन की एक डेफिनेशन से। कोऑर्डिनेशन is the orderly synchronizing the efforts of subordinates to provide proper amount, timing and quality of execution so that their united efforts lead to the stated objective. ठीक है, lead to stated objective namely and the common purpose of the enterprise. कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन सारे एफर्ट्स को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करता है। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, उनको प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर टाइम और एक क्वालिटी देता है, जिसके थ्रू वो अपने वर्क को बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। Their united efforts stated objective का मतलब यहाँ है प्री सेट गोल से। तो कोऑर्डिनेशन एक वो फंक्शन है जो जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस में परफॉर्म की जाती है, उनके बीच में हार्मनी क्रिएट करता है। कई मैनेजमेंट थिंकर्स ने इसको मेन फंक्शन माना है। हमारी बुक में 5 फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी कई बार मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन माना जाता है। दो सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने इसको सेपरेट फंक्शन नहीं माना है, लेकिन फिर कई सारे इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, उनका मानना यह है कि कोऑर्डिनेशन एक स्पेसिफिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि हर लेवल पे जरूरी है। आप इस कॉन्सेप्ट को केस स्टडी में कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ। जनरली केस स्टडीज में ये कीवर्ड्स कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब आप केस स्टडी देखेंगे और अगर आपसे पूछता है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है या विच स्पेशल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इट इज, देन इन केस आपको ये लाइन मिल सकती है कि दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर। इसके अलावा दूसरा जो केस स्टडी में हमें लाइन कॉमन मिलती है, दीज लाइन्स आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, जो कि जब भी केस स्टडी बनती है एनसीईआरटी की लाइन जरूर कोड होती है। सो इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट टू फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल्स एफर्ट। ठीक है, तो ये हार्मनी एक कॉमन वर्ड यूज होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। हार्मनी का लिटरल मीनिंग होता है तालमेल बनाकर रखना, किसी भी चीज के बीच में बैलेंस बना के रखना। नेक्स्ट लाइन मिलती है, कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट फंक्शन। देखिए, इम्प्लिसिट और इनहेरेंट का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के अदर फंक्शन से आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग की, आप सारे फंक्शंस हम सेपरेटली लेते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन को हम ऐड नहीं करते हैं, तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं किए जा सकते। इसीलिए ये माना गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट फंक्शन। देन कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शन एंड एफर्ट्स। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया है कि सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट को, सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करता है टू अचीव वन स्टेटेड और अ कॉमन गोल विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की।
कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, जो अभी हम थोड़ी बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं. इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट का मतलब ये है कि जितने लोग, जितने इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को एक जगह कलेक्ट करना और कॉमन गोल की तरफ, दैट मीन्स देयर शुड बी अ गोल विच इज कॉमन फॉर एवरीवन, और उस पर फोकस करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है. देन आता है इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और लोग अपने डिपार्टमेंट के एक सेपरेट गोल को डेवलप कर लेते हैं, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस सेपरेट गोल को अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट कॉमन गोल को भूल जाएं. इसके लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, सो दैट कोऑर्डिनेशन विल वर्क विद ऑल द ग्रुप्स एक्टिविटी. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. कहने का मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन है ये एक दिन या एक बार करने से काम नहीं चलता. इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, और हर दिन हर समय चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी को समर कलेक्शन लॉन्च करना है तो द पर्सन विल स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स बिफोर हैंड. 2-3 महीने, शायद विंटर्स में ही वो 2-3 मंथ बिफोर ही अपने वर्क को के प्रोसेस को शुरू कर देगा और एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने लगेगा. राइट. देन आता है इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? विच इज एग्जिस्टिंग इन ऑल द लेवल्स. तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है हर डिपार्टमेंट में. देन कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन का, कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. यही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट और लिंक्ड करके कॉमन गोल के लिए काम करते हैं. चाहे मैनेजर्स को ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं जो एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तब भी ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको इस तरीके से मोटिवेट करे कि वो कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करें. नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. डेलिबरेट फंक्शन का मतलब ये है विच इज प्लान्ड, मतलब जो सोच समझ के किया जाता है. तो कोऑर्डिनेशन जो होता है ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं बिना कोऑर्डिनेशन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती. इसके सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, अदरवाइज जो अल्टीमेट गोल है, जो कि सर्वाइवल, प्रॉफिट या ग्रोथ है, वो अचीव नहीं हो पाएगा. बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की. सो फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल होता है सर्वाइवल, देन प्रॉफिट अर्निंग एंड देन ग्रोथ. तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, देन डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हो सकती हैं, मगर सबकी एक्टिविटी एक दूसरे के साथ लिंक्ड होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए. अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉपर कम्युनिकेशन करके चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो फंक्शनिंग स्मूथ नहीं हो पाएगी. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू कोऑर्डिनेशन और टू हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो. सेकेंड आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाता है. कहने का मतलब कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंक्शंस में बांट दिया जाता है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, HR डिपार्टमेंट एंड मेनी मोर. तो बिजनेस डिपार्टमेंट में जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं तो उन डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखने के लिए कोऑर्डिनेशन काम आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन.
देखिए, स्पेशलाइजेशन का मतलब ही ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं फंक्शनल एंड जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे, तब आप क्या चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन। कहने का मतलब या हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज होना चाहते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अगेन, सारे चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑन अ क्रक्स हम ये बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो, उसके बिना कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अल्टीमेट गोल को अचीव नहीं कर सकती। अब देखते हैं केस स्टडी, तो हम इसको बेटर समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। केस स्टडी 1, कंपनी एक्स इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। कंपनी एक्स जो है वो गुड वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स एंड रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जो है वो प्रोड्यूस करती है। द कंपनीज मार्जिन आर अंडर प्रेशर एंड द प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग। कहने का मतलब ये है कि जो मार्जिन है वो, प्रॉफिट मार्जिन वो कम हो रहा है और शेयर भी मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है। मतलब ये जितनी चीज़ें बेच पा रहे थे उतनी अब नहीं बेच पा रहे हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग फॉर नॉट मीटिंग सेल्स टारगेट एंड मार्केटिंग ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी मीटिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। कहने का मतलब एक डिपार्टमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम करता है कि आपका गुड जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है कि लोग पसंद करें। ऑन द अदर हैंड जो मार्केटिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ब्लेम करता है कि वो चीज़ें बेच नहीं पा रहा है। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग। तो इस तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट भी दोनों पे ब्लेम कर रहा है, आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। ये जो इंटर डिपार्टमेंट क्लैशेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग? सो क्लियर कट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है वो लैक कर रहा है। एंड एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। तो जैसा कि हमने अभी 5 पढ़े हैं कि मैनेजमेंट के कौन से 5 फीचर्स हैं वो हमें यहाँ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। देखिए यहाँ सारे लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, इनको ग्रुप गोल से मतलब नहीं है, तो इन दैट केस जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटीग्रेट करेगा ग्रुप एफर्ट को। सेकेंड पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। सो अब डिपार्टमेंट अपने इंडिविजुअल गोल्स की जगह एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज द थर्ड वन। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और बिना रुके की जाती है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, दिस इज द फोर्थ वन, कि जो कोऑर्डिनेशन है ये हर लेवल के लोगों के बीच होना चाहिए। एंड कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, दैट मीन्स सोच समझ के अच्छे से किया जाने वाला फंक्शन कोऑर्डिनेशन है और उसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकती। केस स्टडी 2, स्मिता राय इज डायरेक्टर ऑफ नामची डिजाइनर कैंडल्स विच हैज 100% women as employees. They also produce varieties of candles. During Diwali, they produce customized candles meant for the occasion. कहने का मतलब कि जो नामची डिज़ाइनर कैंडल्स हैं जिसकी ओनर स्मिता राय हैं, ये दिवाली ओकेजन के लिए स्पेशल कैंडल्स बनाती हैं और जहाँ एम्प्लॉयमेंट 100% विमेन एम्प्लॉयड हैं। एंड देन स्मिता plans her Diwali collection in the month of June itself. She has to then ensure that there is adequate workforce and continuously monitor whether the production is proceeding according to the plans. मतलब वो हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं कि उनकी वर्कफोर्स है या नहीं है और जो जिस तरीके से वो प्लान कर रही हैं चीज़ों को वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज़ टू बी briefed in time to prepare their promotional and advertising campaign. मतलब यहाँ पे उसके वो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो एडवांस में काम कर रहा है कि किस तरीके से वो कैंपेन करेंगे या किस तरीके से प्रमोशन करेंगे प्रोडक्ट का, तो ये सारी प्लानिंग पहले से की जा रही है। At Namching Designer Candles, the production and the sales department coordinate their work so that production takes place according to the demand of the market. तो
यहाँ पे अगेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, सो दैट डिमांड को मीट आउट किया जा सके, उतना प्रोडक्शन हो जितना कि बेच सकें. द परचेस एंड production and sales department efforts have to be coordinated by Smita for achieving organizational objective harmoniously. सीधी बात है, organizational objective क्या होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. तो इन तीनों को ये एंश्योर कर रहे हैं. The purchase department is responsible for the producing fabric. This then becomes the basic of the activities of the production department, and finally sales can take place. This fabric purchased is of an inferior quality or is not according to the specification of the production department. Further sales will also decline. So यहाँ कह रहे हैं कि अगर उस तरीके का फैब्रिक नहीं खरीदा जाता है या नहीं यूज किया जाता है तो आगे सेल्स जरूर कम हो जाएगी. तो हर चीज का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है. आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन. मतलब यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है. लाइन कोड करके आपको ये बताना है कि किन 3 कोऑर्डिनेशन फीचर्स की बात की जा रही है. तो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइन कोड करेंगे तो पता चलेगा स्मिता प्लान्स हर दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ. शी हैज टू देन एंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट वर्कफोर्स and continuously monitor whether the production is proceeding according to plans. यहाँ तक इन 2 लाइन को कोड करने से हमें ये पता चलता है कि स्मिता कंटिन्यूअसली कुछ काम कर रही है. सो इट्स अ कुछ काम, दैट मीन्स यहाँ कुछ कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. यहाँ पे लाइन कोड होगी द प्रोडक्शन एंड द सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू डिमांड इन द मार्केट. इस लाइन को कोड करने से ये पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. एंड द लास्ट वन, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. अब आप ये लाइन कहाँ से पिक करेंगे? तो द परचेस प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंटल एफर्ट्स हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय स्मिता फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से लेकर फाइनली सेल्स कैन टेक प्लेस. यहाँ तक की लाइन आप जरूर कोड करेंगे. This is all for chapter number 1, nature and significance of management. I hope आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और जिस तरीके से हमने केस स्टडी की है अब आपके लिए केस स्टडी क्रैक करना भी आसान होगा. अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी. सो कीप वॉचिंग प्लस एजुकेशन. थैंक यू.